बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैंने तायद की, तुम दुरुस्त कहते हो। आइंदा तुम प्रवास के दौरान मुख्तलिफ फ़ौजी चौकियों के पास लैंड करोगे, चौकियों के अफसरान से गुफ्तगू करोगे। ऐसे वक्त तुम्हारी जेब में पॉकेट रिकॉर्डर होना चाहिए ताकि बाद में मैं उनकी आवाज़ें सुन सकूं। वैसे मैं परवाज़ के दौरान तुम्हारे दिमाग में रहने का वक्त निकालूंगा। मैं उससे राबता ख़त्म करके अपनी जगह हाजिर हो गया। कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आया, फिर उसके पर्दे को एक तरफ हटाया। उसी लम्हे में खिड़की के बाहर कोई उछलकर दीवार की आड़ में चला गया। यानी कोई बाहर खड़ा सुन गुन ले रहा था कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ। मैं अनजान बन गया, जैसे किसी को उछल कर जाते हुए ना देखा हो। खिड़की के शीशों पर बर्फ जमी हुई थी। कहीं कहीं बाहर का मंजर दिखाई देता था। जवान लड़कियां लड़के स्केटिंग शूज़ के जरिए बर्फ पर फिसलते जा रहे थे। एक शख्स सुर्ख लिबास में क्रिसमस फादर बना हुआ खिड़की के सामने आकर शीशे पर से बर्फ साफ कर रहा था और दूसरा हाथ हिलाकर मुझे हेलो कह रहा था। ऐसे गरीब लोग बच्चों का दिल बहलाने और खैरात लेने के लिए क्रिसमस फादर का रूप इख्तियार करते हैं। मैंने खिड़की खोलकर कहा, हेलो फादर, मेरे यहाँ बच्चे नहीं हैं, फिर भी तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैंने उसकी तवक्को से ज़्यादा $10 दिए। वो खुश होकर चला गया। मैंने खिड़की बंद करके पर्दा बराबर कर दिया। उसके साथ ही उस रिवॉल्वर वाले के दिमाग में पहुंच गया जो अपने साथियों के साथ पायलट हार्वे के कमरे में आया था। उसके पास बैठा हुआ साथी ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहा था। पता चला वो गुफ्तगू करने वाला शख्स उनकी टीम का लीडर है, योगा का माहिर और ज़बरदस्त फाइटर है। ट्रांसमीटर से आवाज़ आ रही थी, सर अभी वो खिड़की के पास आया, पर्दा सिरकाकर बाहर का नज़ारा कर रहा था। मैंने शीशे साफ किए तो उसने खिड़की खोलकर मुझे $10 दिए। लीडर ने कहा, ये तो कोई मालूमात ना हुई, कोई काम की बात मालूम करो। सर वो रेस्ट हाउस के अंदर बैठ गया है, हम अंदर झांक नहीं सकते। बाहर वो नज़र आएगा तो हम छेड़छाड़ से मालूमात हासिल करेंगे। इंतज़ार करो, मैं उसे बाहर निकालूंगा। उसने राबिता ख़त्म कर दिया। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहता है। वैसे सुपर मास्टर सारा जोर इस बात पर सर्फ कर रहा था कि फरहाद के हमशक्ल की असलियत क्या है, ये कौन है, कहाँ से पेरिस आया था और अब यहाँ आकर क्या कर रहा है। लीडर ट्रांसमीटर को ऑपरेट कर रहा था। राबिता कायम होते ही बोला, हेलो मैमूना, क्या रिपोर्ट है? वो बोली, मैं हैरान हूँ सर, बाबा साहब के इदारे से कोई फ़र्द नहीं आया है। मेरे साथी एंटी मेकअप लेंस के ज़रिए यहाँ की एक एक औरत और मर्द को चेक कर रहे हैं। अभी तक मेकअप में छुपने वाला चेहरा नज़र नहीं आया है। अब किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हो तो ये अलग बात है। लीडर ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी वाले भी ज़्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। फ़िलहाल तुम वो जगह छोड़ दो। रेस्ट हाउस के 6 नंबर वाले पोर्शन में वही फरहाद का हमशक्ल है। हमें जल्द अज जल्द उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करना होगी। सुपर मास्टर सख्त नाराज़ है, हमने अभी उसकी असलियत मालूम नहीं की है। तुम उसे किसी तरह रेस्ट हाउस से निकालो या उसके साथ 4 दीवारी में वक्त गुजारो। जिस तरह भी मुमकिन हो अपने हथकंडों से उसे बेनकाब करो। वो बोली, ये मास्क मैन के आदमी क्या कर रहे हैं? क्या वो फरहाद के हमशक्ल को नज़रअंदाज कर रहे हैं? वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। अभी मास्क मैन के ख़ास मातहत ने मुझसे राबिता किया था, कह रहा था बाबा साहब के इदारे ने किसी खतरनाक शख्स को फरहाद की डमी बनाकर भेजा है। वो सुपर ताकतों को किसी चक्कर में डालना चाहते हैं। बहरहाल मास्क मैन के आदमी भी फरहाद के हमशक्ल ब्रायन वुल्फ के पीछे लगे हैं। मैमूना ने कहा, हमें मालूम होना चाहिए कि उसे बेनकाब करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं रेस्ट हाउस में जाऊं तो मास्क मैन के आदमियों से टकराव हो जाए। ऐसा नहीं होगा, तुम पूरी प्लानिंग के साथ जाओ। उसने राबिता ख़त्म कर दिया। अब ये इंकशाफ हुआ कि सुपर मास्टर और मास्क मैन का आपस में कोई समझौता हो गया है। उस समझौते के मुताबिक दोनों के ख़ास आदमी एक दूसरे के ताउन से फरहाद की फैमिली को घेरने का मंसूबा बना चुके हैं। जो के अगवा होने का ड्रामा प्ले किया गया है। मास्क मैन ने शोर मचाया कि सुपर मास्टर के आदमी जो को ले गए हैं और तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सुपर मास्टर ने इस इल्ज़ाम को कबूल कर लिया। किसी तैयारे को इस इलाके में पहुंचाकर गुम कर दिया गया ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमारी जो पर उफ्ताद आ पड़ी है। यूं सोनिया, पारस और अली तैमूर वगैरह उसे बचाने के लिए इधर दौड़े चले आएंगे।
ऐसा मंसूबा बनाने की वजह भी समझ में आ रही थी। मेरे बाद टेलीपैथी जानने वाला आर्मर था। दुश्मनों ने आर्मर का जहन हमारी तरफ से मोड़ दिया था। सिर्फ एक रसवंती रह गई थी। उन्होंने सोचा यह बेहतरीन मौका है। फरहाद की फैमिली के बाकी मानदा मेंबरान को फ्रांस से बाहर बुलाकर मौत के घाट उतारा जाए। जो एक ऐसी हस्ती है जिसे मसाइब से बचाने के लिए सब ना सही पारस ज़रूर इधर आता, लेकिन वो भी नहीं आया। वैसे उन्हें यकीन नहीं था, बल्कि वो यकीन की हद तक समझ रहे थे कि सोनिया और पारस नाकाबिल शनाख्त मेकअप में ज़रूर आए होंगे और उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए और दुश्मनों को उलझाने के लिए फरहाद की डमी भेजी गई है। मैं लीडर के पास खड़े हुए शख्स के दिमाग में था। बड़ी खामोशी से मालूम कर रहा था ये मैमूना कौन है। उसकी सोच बता रही थी कि एक काफिर हसीना है, बहुत तेज तर्रार और मक्कार है। शराब उसके लिए पानी है। सुबह निहार मुंह पीना शुरू करती है, फिर जहां भी फुर्सत मिलती है या नशा टूटता है वहां पीने लगती है। कमाल यह है कि पूरे होशो हवास में रहती है। अक्सर लोग उसे मदहोश समझकर धोखा खा जाते हैं। मैं मैमूना की खोपड़ी में पहुंच गया। ज्यादा पीने वाली खा मदहोश और गाफिल ना होती हो, मगर उसका दिमाग हसास नहीं हो सकता था, और यही बात थी। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। वो मेरी तरफ आने की तैयारी कर रही थी, खूब बन सवर रही थी। उसके साथ ऐसी तदबीर भी सोचती जा रही थी जिस पर अमल करके वो मुझे पहली ही मुलाकात में अपना दीवाना बना ले। उधर मैंने लिबास तब्दील किया। बर्फानी इलाके के लिहाज से गर्म कपड़े, ओवरकोट, कानों को ढांपने वाली टोपी और स्याह चश्मा पहनकर आईना देखा तो इतनी सारी चीज़ों में मेरा चेहरा भी बड़ी हद तक छुप गया था। कोई मुझे गौर से ही देखकर फरहाद का हमशक्ल कह सकता था। मैं मैमूना के आने से पहले बाहर निकल जाना चाहता था। वो काफिर हसीना होगी, मगर मैं एक दुश्मन औरत के साथ चार दीवारी के अंदर काफिर बनना नहीं चाहता था। वो अपने कॉटेज से निकल चुकी थी। उसका कॉटेज दूसरी पहाड़ी पर था। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक झूलती हुई कुर्सियों में बैठकर आना होता था, और वो हैंगिंग चेयर पर आ रही थी। नीचे हजारों फुट की गहराई थी। मैं चाहता तो उसकी खोपड़ी घुमाकर हैंगिंग चेयर से मौत की बस्ती में गिरा सकता था, लेकिन ये दानिशमंदी ना होती। वो अपने लीडर से बराबर राबिता रखती थी। मैं उसके दिमाग में रहकर उनकी बहुत सी बातें मालूम कर सकता था, और इसके लिए उसका जिंदा रहना ज़रूरी था। मैंने सोचा था कि वो जब रेस्ट हाउस के सामने आएगी तो उसके वो तमाम साथी जो मेरी निगरानी कर रहे थे, उनकी तवज्जो सामने वाले दरवाजे पर होगी। वो देखना चाहेंगे कि मैं मैमूना को अंदर बुलाता हूँ या नहीं, और मैं सामने वाला दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। जैसे ही वो दस्तक देगी मैं पिछले दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। आखिर वो रेस्ट हाउस के करीब आ गई। मैं उसके दिमाग में रहकर देख रहा था। वो इत्मीनान से चलते हुए दरवाजे की तरफ आ रही थी। मुझे दस्तक का इंतज़ार था। उसने करीब पहुंचकर कॉल बेल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। उसे रेस्ट हाउस के बाहर ही फरहाद अली तैमूर नज़र आ रहा था, और वो उसी रेस्ट हाउस के बरामदे से मेरे दरवाजे के करीब से गुजर रहा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैं अंदर था, फिर वो बाहर किस फरहाद को देख रही थी। मैं उसके दिमाग में संभल गया। ज़रा तवज्जो से उसकी सोच के ज़रिए मालूम करने लगा ये मामला क्या है। वो फरहाद जैसे ही उसके करीब से गुजरने लगा वो मुस्कुरा कर बोली, हेलो मिस्टर। फरहाद रुक गया। वो एक अदाए नाज से चलती हुई उसके सामने आई, फिर बोली, मेरा नाम मैमूना है। फरहाद की खुश्क आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा नाम मैमूना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी, फिर भी वो ढिठाई से बोली, हाय कैसे पत्थर हो, मैं अकीदत से और मोहब्बत से तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारे कारनामे पढ़ते पढ़ते दीवानी हो गई हूँ। वो बोला, तुम गलत समझ रही हो। जिसके कारनामे पढ़ती हो मैं वो फरहाद अली तैमूर नहीं हूँ। कुदरत ने मुझसे अजब मजाक किया है। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे फरहाद समझते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि वो मर चुका है। अगर जिंदा होता तो दुश्मन मुझे फरहाद समझकर गोली मार देते। मैमूना ने कहा, आह फरहाद मर गया? नहीं, वो कभी नहीं मर सकता। उससे पहले मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए जान पर खेल जाऊंगी। मुझसे झूठ ना बोलो, तुम जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो। मिस मैमूना, तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे साथ किसी बार में बैठकर पीना चाहती हूँ। मुझे मालूम है तुम पीते नहीं हो। मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगी। इत्तफाक से मैं कॉफ़ी पीने निकला हूँ, आओ। वो उसके बाजू में बाजू डालकर चलने लगी।
उसकी सोच बता रही थी कि इस तरह लगकर चलने से वो अपने बदन की हरारत उसे पहुंचाती रहेगी, यूं गैर शऊरी तौर पर अपनी तरफ झुकाती रहेगी। वैसे ये कमाल हो गया, दुनिया वालों के जाविया निगाह से मेरी मौत के बाद फिर किसी फरहाद अली तैमूर की ज़रूरत नहीं रही थी। दुश्मन इत्मीनान की सांस ले रहे थे और दोस्त अपने अपने धंधों से लग गए थे। मरने वाले को कोई दिन रात याद नहीं करता और ना अपना खाना पीना छोड़कर आहें भरता है, और ना ही दुश्मन उसकी कब्र पर आकर थूकते हैं, मर गया सो मर गया। ऐसे वक्त मैं फरहाद का हम शक्ल बनकर मंजर आम पर आया था। सुपर मास्टर और मास्क मैन मुझे फरहाद तस्लीम नहीं कर सकते थे, मगर उनके अंदर हलचल पैदा हो गई थी कि ऐसे वक्त जबकि जोजो को मुसीबतों से बचाने के लिए सोनिया और पारस वगैरह को आना चाहिए, फरहाद का हम शक्ल क्यों आया है? यक ना शुद्ध दो शुद्ध। अभी वो एक के लिए हैरान और मुतजस्सिस थे कि दूसरा कहीं से आ गया था। मैं उसकी आवाज़ सुन चुका था, उसके दिमाग में जा सकता था। अगर वो हसास होगा तो यही समझेगा कि मैमूना का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके अंदर आना चाहता है। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जैसे ही उसके अंदर पहुंचा उसने सांस रोक ली। मैं मैमूना के पास आ गया। वो पूछ रहा था, किसी टेलीपैथी जानने वाले से तुम्हारी दोस्ती है? मैं किसी टेलीपैथी जानने वाले को नहीं जानती, एक तुम ही हो और तुमसे अभी मुलाकात हुई है। झूठ मत बोलो, अभी कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था। तुम्हारे करीब आने से पहले किसी ने ऐसी हरकत नहीं की थी। साफ जाहिर है तुम्हारा ताल्लुक ऐसे लोगों से है जो मेरी असल हिस्ट्री मालूम करना चाहते हैं। फरहाद, तुम्हारी हिस्ट्री कौन नहीं जानता है? मैं फरहाद नहीं हूँ, तुम हो, इसीलिए कोई तुम्हारे दिमाग में आना चाहता है। कम से कम मुझसे तो ये ना कहो कि मर चुके हो जबकि मेरे सामने बैठे हो। क्या तुम एक पैग पीने के बाद मेरा पीछा छोड़ दोगी? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बहुत जिंदा दिल और हसीनाओं के शेदाई थे। क्या मैं हसीन नहीं हूँ? मैं तुम्हारे हुस्न का क्या करूँ? ताज्जुब है, मर्द होकर हुस्न का इस्तेमाल पूछ रहे हो। क्या मुझसे पहले कोई औरत तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आई है? उसने दिल पर हाथ रखकर कहा, आह, एक औरत, सिर्फ एक औरत ऐसी है जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे हासिल करने के लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दूंगा। वो खुशनसीब कौन है? वो हसरत भरे लहजे में बोला, सोनिया। मैं एकदम से चौंक पड़ा। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे याद आ गया कि प्रिंस डैगर सोनिया का आशिक है। सोनिया ने मॉस्को में रहकर उससे प्यार का नाटक किया था और वो सच्चा आशिक बन बैठा था। एक बार उसने कहा था कि सुपरमास्टर की लॉबी छोड़कर सोनिया के पास आने के लिए उसे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी ताकि सुपरमास्टर का कोई बंदा उसे पहचान ना सके। और नए रूप में आने के लिए उसने फैसला कर लिया था कि फरहाद से मुशाबहत रखता हुआ चेहरा अपनाएगा ताकि सोनिया उसकी ज़ात में फरहाद को देखकर उससे मोहब्बत करती रहे। और आज वो फरहाद बनकर ही आ गया था। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, फिर कहा, मुबारक हो, तुम्हारा आशिक यहाँ पहुँच गया है। तुमने आते ही बकवास शुरू कर दी, काम की बात करो। ये काम की ही बात है। प्रिंस डैगर मेरी सूरत बनाकर यहाँ आया है। क्या वाकई? हाँ, मैंने एक औरत के दिमाग में रहकर उसकी आवाज़ सुनी थी। पहले याद नहीं आया कि एक बार तुम्हारे दिमाग के अंदर उसकी आवाज़ सुन चुका हूँ। जब उसने औरत से कहा कि वो इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक औरत को चाहता है और वो सोनिया है, तो मुझे याद आ गया कि वो मेरा रकीब है। आह, क्या मेरा रकीब मुझसे अच्छा है? बेशक, तुमसे लाख दर्जे अच्छा है। दुनिया की हसीन तरीन औरतों के मुंह पर कह देता है कि सिर्फ सोनिया उसकी आइडियल है। वो किसी औरत की तन्हाई में नहीं जाता, मेरी आरजू में कवारा फिर रहा है। क्या तुम उस पर जुल्म नहीं कर रही? आशिक को कड़ी आजमाइश से गुजारने के लिए जालिम बनना ही पड़ता है। जब वो आजमाइशों पर पूरा उतरेगा तो मैं उसे जीवन साथी बना लूंगी। खबरदार, मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारी तन्हाई में मेरे सिवा कोई नहीं आ सकता और तुम्हारी तन्हाई में सब आ सकती हैं। तुम निहायत ही बेशरम, लुच्चे और लफंगे हो। औरत का मान रखने वाली कोई भी खुददार औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसकी तन्हाई सिर्फ उसके लिए हो। प्रिंस डैगर आजमाइश पर पूरा उतर रहा है। मैं बहुत जल्द उसके हक में धमाका खेज फैसला करने वाली हूँ। मालूम होता है प्रिंस डैगर की शामत आ गई है। अगर तुमने उसे नाखून बराबर भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाऊंगी। तुम भी जानते हो, दुनिया भी जानती है, जिसके पीछे मैं पड़ जाऊं वो मौत के बाद ही मुझसे पीछा छुड़ा पाता है। प्रिंस डैगर जुबान का सच्चा है। जो कह रहा है उस पर अमल करता जा रहा है।
उसने मेरे लिए सुपरमास्टर को छोड़ दिया, अपना मुल्क, अपनी कौम, अपने दोस्त अहबाब छोड़ दिए। उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है। वो मेरी पसंद को अपनी पसंद बना लेता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनकर अपने काम से काम रखो। रसवंती के लहजे में उससे राबिता कायम करो और कहो कि वो मेरे दिमाग में आए। मैं उससे कुछ खट्टी मीठी बातें करूंगी। तुम मुझे जला रही हो। मैं कोई नया आशिक नहीं हूं कि रकाबत में सुलगता रहूंगा। तुम उसके साथ ही जहन्नम में जाओ। मैं उसे भेज रहा हूं। मैंने उससे राबिता ख़त्म किया। थोड़ी देर तक बेचैनी से उठकर टहलता रहा। वो दुरुस्त कह रही थी, मैं हरजाई हूँ। कम से कम उस जैसी खुददार औरत मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए 20-22 बरस से उसने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अब कभी मेरी तन्हाई में आने का कोई चांस नहीं था। लेकिन वो औरत थी, उसके भी जज्बात थे। वो सिर्फ ऐसे मर्द की मोहब्बत चाहती थी जो सिर्फ उसका अपना हो, और उसे ऐसा साथी मिल रहा था। मैंने एक जोर की ठोकर मारी। सामने वाली सेंटर टेबल दूसरी तरफ उलट गई। पहली बार जिंदगी में मैंने रकाबत महसूस की थी। वो मेरी जान थी, मेरी जहान थी। मैं उसे किसी दूसरे में दिलचस्पी लेते नहीं देख सकता था। ये भी हो सकता था कि वो मेरी आवारगी पर मुझे शर्म दिला रही हो। मैंने हकीकत मालूम करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर प्रिंस डैगर के सांस रोकने से पहले कहा, मैं रसवंती हूँ। वो बोला, यस मैडम। सोनिया से राबिता कायम करो। मैं उसके दिमाग से चला आया। चंद सेकंड चुपचाप बैठा रहा। जब अंदाज़ा हो गया कि वो सोनिया के दिमाग में पहुंच गया होगा और अब उसकी मौजूदगी में सोनिया मुझे महसूस नहीं करेगी, तो मैं उसके पास आकर खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। वो पूछ रहा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ? क्या मैडम रसवंती यहाँ हैं? नहीं, वो ज़ेरे इलाज हैं। मेरे अपने कुछ ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। ढूंढ लेने का मतलब ये हुआ कि तुम मुझे याद करती रहती हो और मुझे तलाश करती रहती हो। हाँ, तुमने मुझे भुला दिया था। मैं किस दिल से भुला देती? ऐसा ना कहो, मैंने भुलाया नहीं था, बल्कि मसाइब में घिर गया था। सुपरमास्टर से पीछा छुड़ाने के दौरान बड़ी दुश्वारियों से गुजरता रहा हूँ। ये एक तवील रुदाद है। मैं ये रुदाद डायरी में लिखता जा रहा हूँ ताकि फरहाद की तरह मेरी तुम्हारी दास्तान हयात का भी सिलसिला शुरू हो जाए। प्रिंस, तुम फरहाद बनने के चक्कर में कहीं अपनी गर्दन फंसा लोगे। तुम्हारी वो डायरी दुश्मनों के हाथ लगेगी तो भेद खुल जाएगा कि तुमने मेरी मोहब्बत में सुपरमास्टर को छोड़ा है और फरहाद की शक्ल इख्तियार की है। सोनिया, मैं नादान नहीं हूँ। मैंने अपनी डायरी में अपना, तुम्हारा और सुपरमास्टर वगैरह का नाम नहीं लिखा है। अहम बातों को कोड वर्ड्स में लिखा है। उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं समझेगा। जब तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझेगा तो ये बातें दिमाग में महफूज रखो। इस खुशफहमी में ना रहो कि दूसरे ना समझ होते हैं। उस डायरी को अभी इसी लम्हे जला डालो। उसे जलाने के लिए होटल के कमरे में जाना होगा। यहाँ एक औरत मेरे पीछे पड़ गई है। मैं अभी उससे पीछा छुड़ा कर जाता हूँ। उसे जलाने के बाद मुझसे राबिता कायम करना। तुमने ये नहीं पूछा मैं स्विट्ज़रलैंड क्यों आया हूँ। पूछूंगी, पहले जाओ। इससे पहले कि वो जाता मैं सोनिया के दिमाग से चला आया ताकि उसके बाद वो मुझे महसूस ना कर ले। मुझे ज़रा इत्मीनान हुआ कि उसने प्रिंस से महज लगावट की बातें की थीं। मैं उसके अंदाज़ को खूब समझता हूँ। उसने मोहब्बत का वो अंदाज़ नहीं अपनाया था जो मेरे लिए अपनाया करती है। मैंने उल्टी हुई सेंटर टेबल को उठाकर सीधा कर दिया। मैंने पिछले दरवाजे को खोल कर देखा। वो क्रिसमस फादर नज़र नहीं आया। कोई दूसरा निगरानी करने वाला भी नहीं होगा। वो प्रिंस डैगर को मेरा हमशक्ल देखकर उसके पीछे गए होंगे। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया, फिर वहाँ से चल पड़ा। हैंगिंग कैबिन में बैठकर दूसरी पहाड़ी पर जा पहुँचा। वहाँ किसी होटल का कमरा खाली नहीं था। तमाम कॉटेजेस भी रिजर्व थे। किसी के साथ शेयर करके एक ही कॉटेज में रहना गवारा ना था और मैं मायूस होकर वापस जाना नहीं चाहता था। मैंने एक कॉटेज के मालिक को ज़्यादा रकम का लालच दिया। उसने कहा, कल एक कॉटेज खाली होने वाला है। तुम 24 घंटे के लिए मेरे दूसरे कॉटेज में रह सकते हो। वहाँ 2 बेडरूम और एक कॉमन रूम है। एक बेडरूम में पहले से एक किरायादार है। तुम दूसरे बेडरूम में रह सकते हो। मैंने उसके साथ जाकर कॉटेज को देखा, फिर 24 घंटे के लिए वहाँ रह गया। यूं भी मुझे ख्याल ख्वानी के लिए एक बंद कमरे की फौरी ज़रूरत थी। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके मैमूना के पास पहुँच गया। वो गुस्से में थी। अपने साथियों से कह रही थी, वो कमबख्त बहुत मगरूर है। मेरा एक पैग ख़त्म होते तक भी मेरे साथ ना रह सका। अचानक उठकर बोला, मुझे फ़ौरन होटल के कमरे में जाना है, और वो चला गया।
वो अपने साथियों के साथ होटल में दाखिल हुई। उन्होंने छुपकर मेरी तस्वीर उतारी हुई थी। उसने वो तस्वीर काउंटर पर दिखाकर पूछा, ये शख्स किस कमरे में है? काउंटर गर्ल ने कमरे का नंबर बताते हुए कहा, वो अभी लिफ्ट से गया है। वो सब तेजी से चलते हुए दूसरी लिफ्ट में पहुंचे, फिर उसके जरिए ऊपर जाने लगे। मैं चाहता तो रसवंती के लहजे में उसे पेश आने वाले खतरे से आगाह कर देता, मगर दो बातें थीं। एक तो उसने खुद ही मैमूना के दिमाग को पढ़ा होगा या उसे नज़रअंदाज किया होगा, तो मैं ये देखना चाहता था कि वो अपने दुश्मनों से किस तरह बचाव करता है। मैमूना के साथी ने उसके दरवाजे पर पहुंचते ही जोर की लात मारी। वो पहले ही खुला हुआ था, एक धड़ाके से पूरी तरह खुल गया। प्रिंस डैगर आतिशदान के पास झुका हुआ डायरी के वर्क फाड़ फाड़ कर आग में डाल रहा था। यकबारगी दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक कर उछल पड़ा। आने वालों में से एक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मैमूना ने घूर कर आतिशदान को देखा, फिर फौरन ही पिस्तौल निकालकर बोली, तुम क्या जला रहे हो? डायरी इधर दो। प्रिंस ने भड़कते हुए शोलों में डायरी को फेंक दिया। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, फिर प्रिंस को धक्का देकर आतिशदान की तरफ झुकते हुए उस डायरी को आग से निकालने की कोशिश करने लगा। एक बार उसका हाथ जला, मगर दूसरी बार उसने जलने की परवाह किए बगैर उसे निकाल लिया। उसमें आग लग चुकी थी और आग जल रहे थे। वो उसे फर्श पर फेंक कर जूते से बुझा रहा था। आग बुझते बुझते वो तकरीबन जल चुकी थी। एक शख्स ने प्रिंस का गिरेबान पकड़कर पूछा, ये किसकी डायरी थी? इसमें क्या लिखा हुआ था? यही बताना होता तो मैं इसे क्यों जलाता? ये कहते ही प्रिंस ने उसके पेट में घूंसा मारा। वो झुका तो दूसरा घूंसा मुंह पर मारकर दूसरी तरफ उल्टा दिया। बाकी दो साथियों ने रिवॉल्वर निकाल लिए। मैमूना आराम से एक सोफे पर बैठकर बोली, मैं प्यार से काबू में करने आई थी, तुम लात जूते खाकर काबू में आना चाहते हो। प्रिंस ने पूछा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी असलियत मालूम करना चाहते हैं। मेरा नाम हैरी वॉटसन है, पेरिस में रहता हूँ। मुझे इल्म नजूम से दिलचस्पी है, यही मेरा जरिया मुआश है। जिस मुल्क में जाता हूँ लाखों डॉलर कमा लेता हूँ। अभी तुम क्या जला रहे थे? मेरी डायरी थी, उसमें एक हसीना से इश्क की रुदाद लिखी हुई थी। मैं उस हसीना को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसीलिए इसे जला दिया। मैमूना ने कहा, तुमने बार में कहा था सोनिया से इश्क करते हो। वो इसलिए कहा था कि तुम मुझे फरहाद समझ रही थीं। फरहाद की मुनासबत से मैंने सोनिया का नाम लिया था। बकवास कर रहे हो। डायरी में इश्क की रुदाद नहीं, कुछ अहम राज की बातें थीं। तुमने मैमूना से मिलते ही खतरा महसूस किया और उसे बार में छोड़कर यहाँ डायरी जलाने आ गए। तुम लोग अपने तौर पर कुछ भी समझ सकते हो, जो सच है वो मैंने कह दिया। मैमूना ने साथियों से कहा, इसके सामान की तलाशी लो। एक साथी ने अचानक ही मैमूना के मुंह पर उल्टा हाथ रसीद किया। वो चीखते हुए उसे गालियां देते हुए सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। मैं समझ गया, प्रिंस उनके हाथों में रिवॉल्वर देखकर टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल कर रहा था। थप्पड़ मारने वाले ने अपने रिवॉल्वर का रुख छत की तरफ किया, फिर ठाएं ठाएं गोलियां चलाता चला गया। दूसरे साथी ने आकर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, पागल हो गए हो? एक तो मैमूना को तमांचा मार दिया, दूसरा होटल के कमरे में गोलियां चला रहे हो। मैमूना ने कहा, मैं बाद में इसे तमांचे का जवाब दूंगी, पुलिस आने से पहले यहां से निकल चलो। वो पलट कर जाना चाहते थे। दूसरा साथी उछलकर दरवाजे पर आया, फिर अपने साथियों को निशाने पर रखते हुए बोला, खबरदार, यहां से कोई नहीं जाएगा। तब मैमूना ने हैरान होकर प्रिंस को देखा और कहा, ओह गॉड, अब समझ में आया, तुम टेलीपैथी के जरिए हमें चक्कर दे रहे हो। कमरे के बाहर होटल में शोर मच गया था। रिवॉल्वर से पूरी 6 गोलियां चली थीं। दरवाजे पर खड़े हुए साथी ने कहा, मैमूना, तुम मिस्टर हैरी से नहीं मुझसे बात करो। मैं तुम लोगों का साथी हूं। तुम में से किसी को गोली नहीं मारना चाहता हूं। हो सके तो मुझे गोली मार दो। एक साथी तेजी से पलटकर प्रिंस को गोली मारना चाहता था। उससे पहले ही दरवाजे पर खड़े हुए साथी ने उस पर फायर कर दिया। उसका रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। वो लुढ़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। होटल का इंचार्ज पुलिस वालों के साथ आया था। दरवाज़ा खोलने वाले ने पुलिस ऑफिसर से कहा, ये मेरा रिवॉल्वर लें और मेरे साथियों अपने हथियार फेंक दो। खुदा से डरो और साफ साफ कह दो कि हम मिस्टर हैरी वॉटसन को लूटने आए थे। आपस में झगड़ पड़े, गोलियां भी हमने चलाई हैं, जिसके नतीजे में हमारा एक साथी भी जख्मी पड़ा है। पुलिस वाले उन सबको पकड़ कर ले गए। अफसर ने प्रिंस को यकीन दिलाया कि ये बदमाश फिर नहीं आएंगे। प्रिंस ने बड़ी सफाई से अपना बचाव किया था
मगर हालात से मजबूर होकर टेलीपैथी की सलाहियतों का इजहार कर दिया था। जब सुपरमास्टर और मास्कमैन को ये बात मालूम होगी तो उनका इज़्तिराब और बेचैनी बढ़ जाएगी। ये यकीन पुख्ता होगा कि फरहाद की डमी को बाबा साहब के इदारे से भेजा गया है और उसकी पुश्त पर एक रसवंती ही ख्यालख्वानी के लिए रह गई है। उसने अभी होटल के कमरे में टेलीपैथी के जरिए मैमूना और उसके साथियों को फांसा है। मैंने हेलीकॉप्टर और तैयारे के पायलट से राबता कायम किया। तैयारे के पायलट ने कहा, जनाब 2 मुख्तलिफ फ़ौजी चौकियों तक जाकर अभी आया हूँ। मैंने वहाँ के अफसरों से भी बात की, उनकी लाइल्मी में गुफ्तगू रिकॉर्ड की है। सुनना पसंद करेंगे? हाँ, अभी सुनवाओ। वो रिकॉर्डर ऑन करके सुनाने लगा। मैंने 3 अफसरों की आवाज़ें सुनी, फिर कहा, इसे बंद कर दो, मैं फिर आऊँगा। मैं उसके दिमाग से निकलकर एक अफसर के पास पहुँचा। उसकी सोच ने कहा, कल एक तैयारा नीची परवाज़ करता हुआ यहाँ से गुजरा था। वायरलेस के ज़रिए वार्निंग देने के बावजूद तैयारे का पायलट खामोश था। उसने किसी तरह का सिग्नल भी नहीं दिया। अब उस तैयारे को तलाश करने वाली टीमें आ रही हैं। मैंने उसकी सोच में पूछा, अब तक कितने मुल्कों की टीमें आई होंगी? वो सोचने लगा। फ्रांस, मगरबी जर्मनी, रोमानिया और अमेरिका के जासूस तैयारे और हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। स्केटिंग करने वाले जवान बर्फ पर फिसलते हुए जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, मगर हम उन्हें चौकी के फाटक से आगे जाने की इजाज़त नहीं देते। मैं दूसरी चौकी के अफसर को टटोलने आया तो मंजिल का सुराग मिलने लगा। तैयारा अगवा करने वालों ने पहले ही उस अफसर से मामलात को तय कर लिया था। उस चौकी में रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक 15 फौजी जवानों की ड्यूटी हुआ करती थी। 7 बजे के बाद दूसरे जवान और अफसर आ जाते थे। आधी रात को जो ड्यूटी करने वाले 15 फौजी थे, उन्हें फीकस $2 लाख दिए गए थे और उनसे कहा गया था कि फ़लाँ रात फ़लाँ वक्त यहाँ एक तैयारा लैंड करेगा और बर्फ़ पर दौड़ता हुआ पहाड़ी के पीछे चला जाएगा। कंट्रोल टावर से पूछा जाए तो साफ इनकार कर दें कि इधर से कोई तैयारा नहीं गुजरा है। मैंने अफसर की सोच में सवाल किया, वो तैयारा कहाँ होगा? उसकी सोच ने कहा, मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो तैयारा कहाँ गया होगा। यहाँ से 25 मील के फासले पर वो पहाड़ियों के दरमियान दूर तक सांप की तरह बल खाता हुआ रास्ता गया है। ऐसे रास्ते खतरनाक होते हैं। वहाँ बर्फ़ की सतह खोखली होती है। वज़नी दबाव पड़ते ही अंदर गहराई तक बर्फ़ टूटती चली जाती है। कहीं अंदर से पानी का चश्मा फूट पड़ता है। पता नहीं उन्होंने तैयारे को कहाँ छुपाया है। मुझे इतनी दूर जाने की छुट्टी नहीं मिलती। कभी फुर्सत मिले भी तो उधर जाना क्या ज़रूरी है? $2 लाख मिल चुके हैं और ये बहुत है। मैंने तैयारे के पायलट के पास आकर कहा, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तुम पेरिस वापस जाओ। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन फिर तुम्हें घेर कर परेशान करें। वो खुश हो गया। उसे घर जाने की इजाज़त मिल गई थी। मैंने हेलीकॉप्टर के पायलट को मुखातिब किया। वो भी हसास दिमाग रखता था। मखसूस कोड वर्ड्स अदा करने पर ही अपने दिमाग में आने देता था। मैंने कहा, मुझे अपने दिमाग में थोड़ी देर खामोश रहने दो, मैं तुम्हारे ढके छुपे ख्यालात पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा, सर अभी तक आपने मुझ पर एतमाद किया, अब ये बेएतमादी क्यों है? ये बेएतमादी नहीं है, एहतियाती इक़दाम है। तुम्हें एक मामले में राजदार बनाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें दिमाग की गहराइयों तक टटोलना ज़रूरी है। फिर बेहतर है आप मुझे किसी मामले में राजदार ना बनाएं। यानी तुम फ़राइज़ की अदायगी से इनकार कर रहे हो? मेरे दिमाग में मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं सारी दुनिया से छुपा कर रखता हूँ। इन बातों का ताल्लुक़ सरकारी फ़राइज़ से नहीं है, इसीलिए मैं चोर ख्यालात पढ़ने नहीं दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब मैडम सोनिया ने तुम पर भरोसा किया है तो मैं भी करूँगा। शुक्रिया जनाब, आप हुक्म दें। फ़्लाइंग क्लब पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। हमें एक शुमाली पहाड़ी तक परवाज़ करनी है। मैं उसे राबता ख़त्म करके कॉटेज से निकला, फिर फ़्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगा। रास्ते में सोनिया को मुखातिब करके उसे हेलीकॉप्टर के पायलट के मुतालिक बताया। वो बोली, वो तुम्हें चोर ख्यालात पढ़ने से रोक रहा है तो उस पर भरोसा करके क्यों ख़तरात मोल लेना चाहते हो? उसे पेरिस भेज दो, मैं दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना कर दूंगी। सिर्फ दूसरा पायलट रवाना कर दो। यहाँ के फ़्लाइंग क्लब वालों को सरकारी तौर पर मुतमईन करा दो। 2 घंटे के अंदर मेरे नाम के यानी ब्रायन वुल्फ के नाम के कागजात तैयार करा के भेज दो, जिनके मुताबिक मैं हेलीकॉप्टर का पायलट तस्लीम किया जाऊँगा। ये कागजात यहाँ के फ़्लाइंग क्लब में पहुँचाए जाएँ। मैं फ़्लाइंग क्लब में पहुँचा। पायलट से पहली बार सामना हुआ। वो अच्छा तगड़ा जवान था। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए तो उसने मुस्कुराकर मुसाफहा किया। फिर हम हेलीकॉप्टर में वहाँ से रवाना हुए। उसने परवाज़ के दौरान पूछा, सर क्या आप ही ख्याल ख्वानी करते हैं? हाँ, मैं ही करता हूँ।
फिर तो आप मैडम सोनिया से मालूम कर सकते हैं कि मैं काबिल एतमाद हूँ। मैं मैडम से मालूम कर चुका हूँ, इसलिए भरोसा करके तुम्हारे साथ सफ़र कर रहा हूँ। वैसे ये भरोसा कुछ महंगा पड़ रहा है। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, तुम्हें पता है कि एक हेलीकॉप्टर हमारे ताकुब में है। ओह नो सर, वो अपने तौर पर परवाज़ कर रहा है। तुम ये हेलीकॉप्टर जिधर मोड़ोगे उधर वो मुड़ेगा, यानी जिधर मैं इसे उतारूंगा उधर वो भी उतरेगा। क्या ख्याल है, इसे यहीं कहीं उतार दूं? ये तुम्हारे हाथों में है, मगर मुझे दुश्मनों के हवाले करके क्या मिलेगा? मैं जवाब क्या दूं? तुम्हारी ज़ुबान मेरी समझ में नहीं आती। मैंने कहा, मैं खुदा की दी हुई ज़ुबान से खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, मुझे दुश्मनों के हवाले ना करो। वो हंसते हुए बोला, गिड़गिड़ाते क्यों हो? पीछे से मेरे सर पर कोई वजनी चीज़ मार दो, मुझे नीचे गिरा दो और हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाओ। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।